साथियों नमस्कार। साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी हिंदी विषय और उस हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के 7वें काव्यखंड का अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें छायावाद के जो 4 मुख्य स्तंभ निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा, इनमें से निराला की 2 कविताएं हमारे इस पाठ में है। पहली कविता अभी न होगा मेरा अंत, और जो दूसरी कविता है वो मातृवंदना की है। तो इन दोनों कविताओं का हम अध्ययन करेंगे। एक चीज़ बता दें, यदि आप साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के चैनल पर पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसका बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन दबाएं, ताकि आपकी प्रतिक्रिया, आपका सुझाव हम तक पहुंचे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। तो फिर चलिए हम पाठ परिचय देखेंगे और इन दोनों कविताओं का अध्ययन करते हैं। पाठ परिचय में देखिए, कवि निराला की प्रस्तुत कविता, पहली जो कविता है उसकी बात है, अभी न होगा मेरा अंत। जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है, क्योंकि हर व्यक्ति और लगभग जो चेतन प्राणी हैं उनके अंदर एक युवावस्था का उन्माद रहता है, एक युवावस्था की दौड़ या उनके जीवन में लहू संचरित होता है। वो अभी न होगा मेरा अंत कविता स्पष्ट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये एक प्रकार से हमारा जीवन है, वसंत है, और वसंत ऋतु में किस प्रकार से महक और खुशबू पैदा होती है और वो बराबर चलती रहती है जब तक वसंत ऋतु होती है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारा जीवन रहता है, हमारे हृदय के अंदर एक प्रकार से उत्साह बना रहता है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि ये जो पहली कविता अभी न होगा मेरा अंत, इसमें क्या है कि हमारा जीवन रूपी वसंत है वो पूरी तरह से खिलता रहता है, महकता रहता है, प्रश्न रहता है। तो ये पहली कविता की बात हो गई। अब आपके दूसरी कविता की बात देखिए कि दूसरी कविता जो हमारे, चलिए अबे आगे देखिए। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। यानी कि इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। ये कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है, और शब्द चयन और भाव सौंदर्य तो अनुपम है। निराला के जो शब्दों का चयन और भावों की सुंदरता है, इनकी उपमा हम किसी के साथ नहीं दे सकते। तो ये हमारी पहली कविता अभी न होगा मेरा अंत। अगली जो कविता है वो है मातृवंदना। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। इस देश के प्रति किस प्रकार से उनके भाव उद्गार है वो दृष्टिगत होता है। आपको पता होगा निराला का जन्म 1896 से लेकर के 1961 तक का जन्म काल है। तो उस दौरान भारत जो है वो गांधी युग से या अंग्रेजों के आधिपत्य में था। तो ऐसी में राष्ट्र प्रेम की कविता भी निराला की कलम चली है, उस पर मातृवंदना उसी का एक प्रकार से संकेतक है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं, अपने को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है।
विनय शिल्प में लिखी ये अद्भुत कविता है। तो इस तरह से हमने चर्चा करी और आपने देखा दोनों कविताएं। पहली कविता अभिनय होगा मेरा अंत और दूसरी कविता मातृवंदना है। तो चलिए अब हम इन दोनों कविताओं को पढ़ते हैं और समझते हैं उन कविताओं का मूल संदेश क्या है। अभिनय होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभिनय होगा मेरा अंत। देखिए निराला कह रहे हैं कि अभिनय होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। यानी कि जब हमारा प्रादुर्भाव होता है और उसके बाद में धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर की जो एक प्रकार से कर्म शक्ति है या हमारे अंदर के जो हम कर्म सौंदर्य के उपासक होकर के भरते हैं, उसका अंत या उनका अंतिम समय ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ आया है। ये एक आह्वान है कि मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में भी वसंत खिला है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन के बाद पूरी प्रकृति लालिमा युक्त हो जाती है और प्रकृति का हर एक उपादान ऊर्जामय लगता है, आशान्वित लगता है। निराला कहते हैं वही परिस्थिति, वही जीवन में वसंत मेरे भी तो आया है, इसलिए मैं मेरे जीवन को यहीं समेटना नहीं चाहता। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कलियाँ कोमल गात गात शरीर को कहते हैं। और इस प्रकार से हरे हरे पत्ते या नई नई डालियाँ, नई नई कोंपलें, नए नए कोमल कोमल शरीर, इस प्रकार से पेड़ पौधों पर काली कलियाँ खिल जाती है। तो इस प्रकार से निराला कह रही है कि वसंत ऋतु के समय जिस प्रकार से प्रकृति में पेड़ पौधों पर, वनस्पति पर हरे हरे पत्ते, हरी हरी कोंपलें, नई नई डालियाँ, तन्ने, शाखाएं, फल फूल, एक प्रकार से प्रकृति पूरी तरह से रोमांचित हो उठती है। मेरे जीवन में भी तो वसंत का आगमन हुआ है, युवा अवस्था का आगमन हुआ है। और आपको पता है कि जब व्यक्ति के जीवन में युवा अवस्था का उन्माद आ जाता है तो वो कर्म के प्रति या किसी भी काम के प्रति एक उत्साह और एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। निराला उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। आगे देखिए, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनवर। अब इसमें मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनवर। यानी कि किस प्रकार से जो कलियां हैं या नए नए कोमल गात है, उस पर व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति की आइडियोलॉजी, हमारी एक प्रकार से दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है, हमारी अप्रोच किस प्रकार से होती है, और इस प्रकार के स्वप्न संजो करके इस प्रकार के भाव मेरे जीवन में उमड़ते हैं और मैं उन्हीं भावों को मेरे जीवन में, मेरे ऊपर, मेरे आवरण के ऊपर नए नए नवाचार, नई नई विचारधाराएं ला करके, और इस प्रकार से जो कलियां हैं, जो मेरे शरीर में एक प्रकार से संरचना है, मेरे शरीर में जो नव सृजन है, उसको मैं इस तरह से ढाल दूंगा ताकि एक अच्छी विचारधारा के साथ, एक अच्छे राह के साथ आगे बढ़ सकूं। इसलिए मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब पुष्प पुष्प से तंद्र आलस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से यानी कि शरीर का हर एक अंग, जहाँ तंद्रालस यानी कि एक प्रकार से मनुष्य थकावट, आलसपन, उसको मैं तो हर शरीर के हर एक अंग से खींच लूँगा। यानी कि युवा अवस्था में व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से आलस नहीं रहना चाहिए। और इसलिए निराला कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में मैं उन आलस को या उस अलसाएपन को
खींच लूँगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरे जीवन में, मेरे नूतन जीवन में एक प्रकार से अमृतमय या आशा अन्वित जीवन को सींच करके ऐसा नया जीवन पैदा कर दूंगा कि जो सृजनात्मकता से भरा हुआ हो, जो कुशलता से भरा हुआ हो, जो मुझे प्रेरणा का काम दें। अगला देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत। यहाँ भी एक प्रकार से विचारधाराओं की बात है कि मैं ऐसी राह, ऐसे रास्ते पैदा कर दूंगा, ऐसे रास्ते इख्तियार कर दूंगा जिनको मुझे पाना है या जिस तक मेरी पहुंच बनाना है। इस प्रकार से मैं कर्म या इस प्रकार से मैं काम कर जाऊंगा। तो ये था इनका भाव। एक चीज़ आप देखना कि जो कवि होता है और कवि की कविता होती है, उसके मनोगत भाव क्या है, हम 100% उनके भाव को हमारे या कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि कवि की जो मनोगतिक संवेदनाएं या मनोगत विचार है, हम भला उनको व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसा समझते हैं उसको व्यक्त किया जा सकता है। मेरे जीवन का ये जब प्रथम चरण, इसमें कामरति हूँ। व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार से छोटा होकर के वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो पहला चरण होता है युवावस्था। और ऐसे में कवि निराला कहते हैं, ऐसी स्थिति में मेरे जीवन में मृत्यु या बाधा या समापन नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और मैं इसलिए उन सारी डिग्निटी का पालन करते, उन सारी मर्यादाओं का पालन करते एक प्रकार से ऐसा जीवन जीऊँ ताकि सब लोगों के लिए प्रेरणा का काम हो। और मेरे जीवन का प्रथम चरण मैं संकुचित या सीमित नहीं करना चाहता, यानी कि इस प्रथम चरण में, इस युवावस्था में मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो मेरे लिए और मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी संस्कृति के लिए प्रेरणा का काम करे, इंसेंटिव का काम करे। आगे देखिए, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन। और देखिए कि मेरे जीवन में अभी तो यौवन ही यौवन है, यानी कि मुझे मेरी जिंदगी में यौवन उन्माद के साथ में, मस्ती के साथ में, तरंग के साथ में, एक लहर धारा के साथ में मेरे यौवन को लंबा खींचना है। मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना है, और वे तभी निभाई जा सकती हैं जब यौवनावस्था का जो प्रथम चरण है वो काफ़ी लंबा हो और जिनमें हम हमारी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर सकें। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु, दिगंत अभिनय होगा मेरा अंत। और अविकसित राग का मतलब है स्वप्न, विचार। हम कुछ करना चाहते हैं और जिनका कोई दिगंत यानी कि दिशाओं का अंत या दिशाओं के अंतिम छोर या व्यक्ति की एक प्रकार से सीमाएं, व्यापक दायरा, और मैं मेरे दायरे को भी बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में कि अंत हो या मेरा जीवन संकुचित हो या मेरा जीवन छोटा हो। कहने का भावार्थ यह है कि कवि अपने प्रथम चरण को लंबे समय तक लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन के जितने भी पड़ाव होते हैं उसमें युवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत और समर्पण के साथ एक प्रकार से इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है, ताकि आने वाले भविष्य के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण मंच मिलता है और सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है। तो इस प्रकार से आपकी पहली जो कविता है वो हमारी आशा की जीवंतता का सूचक है। वो हमारे यौवनावस्था में किस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, इसका एक अच्छा और बेजोड़ उदाहरण इस कविता के माध्यम से कविवर निराला ने प्रस्तुत किया है। अब हम चलते हैं निराला की इसी अध्याय की दूसरी कविता मातृवंदना। मातृवंदना, इसमें देखिए
नरजीवन के स्वार्थ सकल, बलि हों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। यानी कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, यानी कि मेरे जीवन की सारी कामनाएं, मेरे जीवन के सारे स्वार्थ, सकल यानी कि संपूर्ण सारे स्वार्थ, बलि हों तेरे चरणों पर, मैं तो उन सब का त्याग कर दूंगा, मैं उन सब का बलिदान देने के लिए तत्पर हूँ। क्यों? क्योंकि माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, और मेरे मेहनत के द्वारा, मेरे श्रम के द्वारा सिंचित या पूंजित किए हुए सारे फल मैं मेरी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मातृभूमि ही तो है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए या हमारे वतन का एक प्रकार से खाका बुनती है। तो मातृभूमि के लिए बलिदान की भावना को यहाँ प्रकट किया गया है। आगे देखिए, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी कि जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के मृत्यु रूपी राह पर चल करके, यानी कि मौत की परवाह किए बगैर इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए मैं मृत्यु के रास्ते पर जाने को सहर्ष से स्वीकार कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मातृभूमि के लिए तो सब कुछ संभव है। महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे युर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पावल बलि कर दूं जननी, जन्म श्रम संचित फल। महाकाल के खरतर सर सहकर, महाकाल मौत को कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं, या महाकाल शिव को भी कहा जाता है, कि उनके विशाल बाण सह सकूं, और इतना तो मुझे मजबूती प्रदान करनी है। क्योंकि जो देशभक्त होता है, जो राष्ट्रोपासक होता है, निश्चित रूप से उनके जीवन में अनेकानेक बाधाएं आती हैं। निराला कहते हैं कि बाधाएं आएं, लेकिन मुझे भी इतना दृढ़तर कर दे कि मैं उन बाधाओं का मुस्तैदी के साथ, एक ताकत के साथ सामना कर सकूं। जागे मेरे युर में तेरी मूर्ति, और मेरे उर्ग हृदय को कहते हैं, ठीक है नहीं, उर्ग कहते हैं हृदय को, और मेरे हृदय में आपकी मूर्ति, मातृभूमि की छवि स्थापित हो जाए। अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पाबल बलि कर दूं जननी, जन्म श्रम संचित फल। और मैं मेरे आंखों के आंसुओं से, यानी कि मैं मेरे लहू और पसीने से पूरी ताकत के साथ इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर सकूं। और साथियों, राष्ट्रभक्त वही होता है जिनकी लहू की धार में एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो ज्वाला है वो सदैव भभकनी चाहिए। ऐसे लोग मातृवंदना के उपासक सच्चे अर्थों में हो सकते हैं। आगे देखिए, बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। मेरे ऊपर बाधाएं आए, तकलीफें आए, विपदाएं आए, आशंकाएं आए, लेकिन मैं आंखें भर करके बहुत प्रसन्नता के साथ आपको देख सकूं, आपका सानिध्य पा सकूं, आपके चरणों में मैं मेरा सर रख सकूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से अपलक, उर के सत दल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। अब देखिए इसमें कि मैं सजल नेत्रों से या आप मुझे एक प्रसन्नता के साथ देखें कि आपका उपासक आपके राष्ट्र की बलि वेदी पर या हवन कुंड में चलने वाली समिधा, आपका पुत्र आपके सामने खड़ा हो, और वो मैं मेरा तन जो है, वो मेरा जो शरीर है, वो आपके चरणों में बलि देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और मेरे जीवन में जितना भी मैंने श्रम से संचित किया है, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि मातृभूमि के लिए मैं सब कुछ देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा, क्योंकि मातृभूमि ही है जो सबका कल्याण करने वाली है। और ऐसे में एक राष्ट्रभक्त मातृभूमि को किस प्रकार से अपना सब कुछ अर्पित कर सकता है,
निराला की कविता जीता जागता उदाहरण है इस चीज़ का। तो इस तरह से हमने अभिनय होगा मेरा अंत और मातृवंदना नामक दो कविताओं के संदर्भ में पढ़ा। दोनों कविताएं तो बहुत छोटी है, अर्थ बड़ा गंभीर है और परीक्षा के लिहाज से ये काफ़ी मायना रखती है। इसलिए यदि आप एक अच्छे अध्येता के रूप में उभर करके सामने आना चाहते हैं तो इन दोनों कविताओं को पढ़ें और इतनी तल्लीनता के साथ में पढ़ें कि उनसे उभर कर आने वाला हर एक प्रश्न जिसको आप बड़े इत्मीनान के साथ कर सकें, ऐसी मुझे अपेक्षा है, ऐसी मुझे आशा है। आप अगर अच्छा सुन रहे हैं या जो कुछ भी सुन रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया देने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में एक ऐसी प्रतिक्रिया दें ताकि मैं आपकी प्रतिक्रिया के सात्विक जवाब को एक प्रकार से सीधे रास्ते से लेकर के सुधार करने की कोशिश करूं। चलिए खैर, आज का प्रकरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविताओं के संदर्भ में इतना ही। लेते हैं फिर आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर आगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।